नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उनके आयोजन 17 मार्च को हुआ था और काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि मैं एक उत्तर कुंजी जारी करूं, क्योंकि उसके लिए आरपीएससी अधिकृत है। और आज की जो क्लास है उसमें हम उस पेपर का एक प्रकार से मूल्यांकन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जितने प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल पाए हैं उतने प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जो मैंने आंखों देखे हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। 2-4 प्रश्नों के मैं अनुमान भी बता सकता हूं कि इनका उत्तर ये हो सकता है। 2-4 प्रश्नों का मैं ये साफ भी कर सकता हूं कि इसका उत्तर मुझे पता नहीं है। तो जरूरी नहीं कॉलेज व्याख्याता का पेपर जिन विद्यार्थियों ने दिया है उन्होंने मुझे लगता है कि अपने अपने पेपर जांच लिए होंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी इनको देख सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्कूल लेक्चर कर रहे हो, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि असल में ये सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आप पेपर का जो लेवल है वो देखेंगे कैसा होता है, प्रश्न के टाइप कैसे होते हैं, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। 150 इसमें प्रश्न है और 150 प्रश्न की व्याख्या, हालांकि मेरी गति बहुत धीमी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे सीधे शब्दों में इसके उत्तर दिए जा सके और एक क्लास में हम 150 प्रश्न पढ़ सकें। फटाफट की स्पीड मेरी थोड़ी कम है, फिर भी पहला प्रश्न देखिए, पत्र और उनके प्रकाशन स्थल की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर होगा हिंदी प्रदीप, क्योंकि हिंदी प्रदीप बनारस से प्रकाशित न होकर प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। मैं ये भी आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न आमतौर पर रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के पीछे एक भाग दिया हुआ परिशिष्ट, उसमें 28 पत्रिकाओं के नाम एक सूची है बार बार, और मुझे किसी विद्यार्थी ने बताया कि वहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर कोई रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठाता है और पत्र पत्रिका का प्रश्न बनाता है तो उस परिशिष्ट को जरूर छेड़ता है। तो पीछे परिशिष्ट का मतलब होता है किसी ग्रंथ का पिछला हिस्सा। तो परिशिष्ट में 28 पत्रिकाओं की एक सूची है, वहां से बार बार प्रश्न आते हैं। तो कोई विद्यार्थी चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो चाहे वो किसी कर रहा हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास सबके काम की। इसको आप यूं देखेंगे मत देखेंगे मैं इसकी उत्तर कुंजी बना रहा हूं, ऐसा मेरा मकसद नहीं है और मैं न इसके लिए अधिकृत हूं, ठीक है। और इतना समय नहीं होता कि बहुत सारी चीजों को देखें और खोजें और उत्तर कुंजी बनाएं, और बिना खोजे बिना बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धूप के धान रचना है वो गिरिजा कुमार माथुर की है, शमशेर की नहीं। बाकी सारे कथन सही है। इसका एक मतलब ये है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य छांटना है, लेकिन पूरा असत्य नहीं है। काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर का काव्य संग्रह है, लेकिन धूप के धान शमशेर का नहीं है। तो यह कथन आधा सच आधा झूठ है। ऐसे प्रश्न हमने टेस्ट सीरीज में भी किए थे जो आंशिक असत्य थे। ये भी एक आजकल के प्रश्नों की शैली है। विद्यार्थी इसमें क्या भूल कर सकता है, ये गौर करने की बात है। विद्यार्थी भूल ये कर सकता है कि काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर का काव्य संकलन, हाँ बिल्कुल सही है, वो इसको देखेगा नहीं धूप के धान। कभी कभी कोई कोई विद्यार्थी ऐसी गलती करता है। तो 1 नंबर इसका ऑप्शन हो गया। नाभादास के भक्तमाल के अनुसार रामानंद के मुख्य शिष्यों की संख्या 12 मानी जाती है। रचना और रचनाकार की युग्म को सुमेलित कीजिए, ठीक है। उसमें वे सोए तो नहीं होंगे, ये नंद चतुर्वेदी की रचना है, और घबराए हुए शब्द लीलाधर जगुड़ी की रचना है, और अपना ही आकाश बुनू में ये हरीश बादानी की रचना है, और पत्थलगढ़ी अनुज लगुन की रचना है, ठीक है। सेनापति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सेनापति के बारे में यहां लिखा है कि यमक अलंकार के विशेष रूप से वो उनको ख्याति प्राप्त होता, ऐसा नहीं है। वो श्लेष अलंकार के प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए यही कथन का गलत है। तो इसका उत्तर 3 नंबर होगा। इनमें से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, डॉक्टर देवराज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर देवराज की एक पुस्तक हमने लिखी है छायावाद का पतन, तो ये छायावादी आलोचक है, ठीक है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में से लिया गया है, ठीक है। खालसा, नागा, विरक्त, खाकी ये दादू पंथ के उपसंप्रदाय, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी।
असल में ये जीके में मिला मुझे, ठीक है। पुष्टि मार्ग का आधार शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद 4 नंबर हो गए। धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत विवरण दीजिए। तो उनकी आरंभ की कविताएं बहुत कुछ किशोर भावुकता से युक्त है। ये डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में से प्रश्न दिया गया है। उनके काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है उनकी मूर्तता और पारदर्शिता। ऐसे कथन कभी गलत नहीं होते। अगर किसी कवि की विशेषता कोई पूछता है पेपर सेटर, ये गौर करने की बात, तो वहां ऐसे कथन गलत नहीं होते, क्योंकि विशेषता, जैसे मान लीजिए एक कवि के द्वारा कम से कम 10 प्रकार की रचनाएं लिखी गई। साहित्य देखा, यहां लिखा है काव्य, कभी कभी लिखा आता है साहित्य। साहित्य का मतलब तो यह भी होता है कि उसने निबंध लिखा, कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी लिखा, तो उनके कोई से साहित्य में कोई सी विशेषता कभी भी पाई जा सकती है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा कथन आता है, तो वो गलत नहीं होता, ठीक है। 7 गीत वर्ष की समस्त कविताओं में यही किशोर भावुकता व्याप्त है। मैं एक बात विशेष यहाँ पे कहना चाहता हूं, और वो ये है कि कभी कभी पेपर सेटर है वो कोई कथन को गलत बनाता है। मैंने आपको बात बताई थी कि जो पेपर सेटर होता है वो 4 कथन लिखता है और 4 में से 4 सही कथन लिखता है, फिर उसमें से एक कथन को गलत कर देता है। जब वो उस कथन को गलत करता है तो उसकी कोशिश रहती है कि वो इतना गलत हो जाए कि उस पर आपत्ति नहीं लगे। मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि मैं भी पेपर बनाते समय ऐसा सोचता हूं। तो देखो, ऐसी अगर कोई चीजें मतलब हार्ड एंड फास्ट लगे, बहुत जोर किसी पर दिया गया, एक कथन आगे और भी आएगा ऐसा। यह लिखा है 7 गीत वर्ष की समस्त कविताओं, सारी कविताओं में यही किशोर भावुकता, एक प्रकार से जो रोमांटिसिज्म होता है ना, रोमांस का जो भाव होता है वो मिलता है, ठीक है, ये व्याप्त है। तो ये कथन गलत है। पहली बात तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में लिखा गया है कि ये जो 7 गीत वर्ष की रचना है वो थोड़ा सा यथार्थ की ओर झुकने लगी थी, ऐसा एक कथन वहां पे मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, हो सकता है कुछ कविताओं में किशोर भावुकता हो, लेकिन सारी कविताओं में नहीं, तो यही कथन गलत होगा। 3 नंबर उत्तर इसका होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा एक, हम कह सकते हैं कि इसका ठीक ठीक उत्तर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यह बात निश्चित है कि द्विवेदी जी शिष्य कवियों की रचनाओं में बेखट के कलम चलाते थे। यानी उनके शिष्यों की रचनाएं छपने के लिए आती तो उनमें सुधार करते थे, वर्तनी संबंधी सुधार करते थे, वाक्य संरचना को परिवर्तन कर देते थे। ये हम पढ़ते रहते हैं। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व ग्रहण किया, ये सबको मालूम है, ठीक है। सरस्वती में हिंदी से इतर भाषाओं के अनुवाद छापने की मनाही थी। मुझे तो यही कथन गलत लगा है। हिंदी से इतर भाषाओं के अनुवाद छापने की, यानी संस्कृत का अनुवाद करके हिंदी में किसी ने कविता लिख दी तो उसको छापने की मनाही थी। मुझे तो यही प्रश्न लग रहा। द्विवेदी जी स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर हिंदी को परिमार्जित करने में लगे थे। 2 और 4 तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सही है, ठीक है। 1 नंबर जैसा हम द्विवेदी जी को जानते हैं उससे सही लग रहा है, तो गलत फिर 3 नंबर लगता है, ठीक है। विजय देवनारायण शाही के संबंध में असंगत है, यह दूसरा सप्तक के कवि नहीं है, ठीक है, यही गलत है। ये डेटा है सीधा का सीधा, कौन सा विवरण सही नहीं है। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे अलंकार संप्रदाय के अनुयायियों में जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण दुल्ह, पद्माकर आदि प्रमुख है। इसका सटीक उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ये ऐसा प्रश्न है जिसका मुझे आइडिया नहीं है क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण दुल्ह, पद्माकर, इन सभी साहित्यकारों ने अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अलंकार संप्रदाय के अनुयायी एक अलग शब्द होता है। तो ये भी एक बात है कि अलंकार संप्रदाय के अनुयायी, जैसे भामह ने अलंकार संप्रदाय चलाया तो दंडी, जयदेव आदि उसके अनुयायी थे, वैसे अनुयायी जसवंत सिंह, मतीराम, पद्माकर आदि नहीं, ठीक है। नीचे कथन है कि देवतोष, दास आदि रस संप्रदाय के अनुयायी। असल में तो रीतिकाल के कवि, ये रीति काव्य की भूमिका में से उठाए गए प्रश्न है, जिसको मुझे देखने का समय नहीं मिला। अगर इसकी मैं ज्यादा खोज नहीं करता तो शायद कहीं ना कहीं सीधा लिखा हुआ मिलता, ठीक है। तो इनके बारे में भी ऐसा मतलब सीधा सीधा नहीं कहा जा सकता। देव ने सर्वांग निरूपण ग्रंथ भी लिखा है, ठीक है। हिंदी रीति शास्त्री प्रमुखतः संस्कृत के अलंकार, रस और ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी, ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन ठीक है।
यानी ऊपर वाले दो कथन ठीक भी लगते हैं और ठीक नहीं भी लगते, लेकिन यह कथन बिल्कुल ठीक लगता है, तीसरा। अब नीचे रह गया चौथा कथन, जिसके आधार पर अगर मैं इसका उत्तर करता तो ये करता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका उत्तर आप भी ये माने, ठीक है, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। रीति और वक्रोक्ति सिद्धांतों के आधार पर हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा गया। यह भाषा किसी भी ग्रंथ की नहीं होती। असल में ऐसी भाषा, मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर सेटर अपने पेपर को सेट करने के लिए और इस प्रकार की चीजें, क्योंकि पहली बात तो रीति को लेकर या हिंदी जो रीति काल का जो काव्य शास्त्र, उसमें कहीं न कहीं टिप्पणियां मिलती है ना। काव्य रीति को लेकर कई कवियों की टिप्पणी हम पढ़ते रहते हैं, 3-4 पंक्तियां तो इस परीक्षा में भी आई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं लिखा गया, ऐसा कहना गलत है। जब लक्षण ग्रंथों की इतनी बड़ी भरमार है तो रीति और वक्रोक्ति पर भी कुछ न कुछ मिल ही सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, ये कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे यह कथन गलत लगता है, लेकिन आप अपनी मर्जी ऐसा उत्तर इसका मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कबीर को प्रभावित करने वाला विकल्प नहीं है। जैनों का शून्यवाद। पहली बात तो जैनों में शून्यवाद था नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जैनों से कबीर प्रभावित नहीं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, यह सिद्धों और योगियों के लिए है। उनकी रचनाओं, उनकी जगह सिद्धों और योगियों, यह शब्द लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में, तो 2 नंबर उत्तर होगा। प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा और पंत की परिवर्तन शीर्षक कविताओं में कथ्य की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता है वो जीवन के मूर्त स्थूल आख्यान एवं प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्रण। ये डॉक्टर नगेंद्र से लिया गया, 529 नंबर पेज पे मुझे बताया किसी विद्यार्थी ने। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, ये पंक्ति ब्रजनाथ की कही हुई और घनानंद के बारे में कही गई है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास रचित नहीं है? तो छंद प्रकाश नहीं है, बाकी केशवदास के ग्रंथ है। किस विकल्प में निहित रीतिकालीन कवियों की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं रही? तो गोप, रसरूप और सेवादास। ये भी एक हम कह सकते हैं कि भिखारी दास, चिंतामणि जैसे कुलपति ने रस रहस्य लिखा। ठाकुर बोधा आलम भले ही रीति मुक्त हो लेकिन श्रृंगारी है। देव पद्माकर का जो ग्रंथ है वो एक तो रसराज कहा जाता है उसको, ठीक है। मतीराम श्रृंगार रस के बहुत अच्छे कवि हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों विकल्प हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं श्रृंगार से जुड़े हुए हैं, ये अलंकार आदि से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है इसी हिसाब से ये प्रश्न दिया गया। रीति काव्य की भूमिका में है, मैंने रीति काव्य की भूमिका पुस्तक का बहुत प्रचार किया है, एक प्रकार से उसको बहुत बताया है लोगों को भी, इसको पढ़िए आप, लेकिन मैंने उसको भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में बताया, डॉक्टर नगेंद्र की जो किताब है। और मुझे किसी ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि आरपीएससी में जो मतलब पेपर बनाए जाते हैं उसमें कुछ खास किताबें विशेष रूप से उठाई जाती है, उसमें भी रीति काव्य की भूमिका का नाम उन्होंने लिया था। तो मैं यही समझता रहा अभी तक कि भाई जो भारतीय काव्य शास्त्र है, क्योंकि उसमें एक पाठ है रीति काव्य के शास्त्रीय आधार, रीति काव्य की भूमिका में, तो वो पाठ पूरा का पूरा भारतीय काव्य शास्त्र को कवर करता है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये बात हो रही। लेकिन उस पाठ के बाद में एक पाठ और है, रीतिकाल की विशेषताएं, कुछ ऐसे करके एक पाठ और है, ठीक है, जिसमें पूरे रीतिकाल का विवेचन है। उस पाठ से काफी प्रश्न उठाए गए। मुझे उस एक पाठ से 10-12 प्रश्न लगते हैं, क्योंकि मैंने मोटे मोटे तौर पर उसको देखा। अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन गलत है? मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। लेकिन पढ़ते जब मैंने इसको पढ़ा प्रश्न को, है ना, तो मुझे भी एक बार को ये समझ में नहीं आया, मतलब दिखाई नहीं दिया ना। हाँ ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो पढ़ते समय में ऐसी भूल बार बार करते हैं, चाहे वो कितना ही कोई सीनियर क्यों ना हो। इसको हम कहते हैं अनफोर्सड एरर। अनफोर्सड एरर का मतलब है वो गलतियां जो बिना किसी दबाव की गई, यूं ही कॉमन एरर जिसको बोलते हैं, तो वो आते रहते हैं। इसका उत्तर एक होगा। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देख लेता हूं मैं। घबराए हुए शब्द आलोक धनवा की रचना नहीं है, लीलाधर जगुड़ी की रचना है, ठीक है। अपने युग की केंद्रीय रचना वृत्ति से जुड़कर आलोचना का उदय भारतेंदुकालीन किस सैद्धांतिक निबंध से माना जाता है? नाटक। यह प्रश्न हालांकि हमने टेस्ट सीरीज में दिया था, लेकिन मैंने अलग तरीके से दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आलोचना की शुरुआत हुई उस समय इन्होंने एक नाटक नाम से निबंध लिखा था भारतेंदु ने, ठीक है। यह सैद्धांतिक निबंध। इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो अलंकार पंचाशी का नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार भक्ति आंदोलन के पूर्व भक्ति
शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कौन सा था? ये गोरखनाथ का योग मार्ग इसलिए माना जाता है, मैं इसमें अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को काफी पढ़ा है, यूं ताजा ताजा नहीं पढ़ा, और बहुत पुराना पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं रहता। मुझे ऐसा महसूस होता है, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो सिद्ध थे, सिद्ध कौन थे? बौद्ध थे। सिद्ध कौन थे? बौद्ध थे, ठीक है। और उन्हीं सिद्धों में से कौन निकले? नाथ। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दो मार्ग अलग अलग होने के बावजूद वो दोनों एक ही गुट के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग, मार्ग दोनों के अलग अलग। नाथ सिद्धों में से ही निकले, ये बात तो सब जानते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि नाथों के लिए भी बौद्ध सिद्ध का प्रयोग किया जाता है। अब मुझे याद आता है कि कहीं पता नहीं कहां होता है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। तो अगर नाथों और सिद्धों दोनों के लिए बौद्ध सिद्ध का प्रयोग किया जाए तो ये उत्तर इसका हो सकता है, नहीं तो गोरखनाथ का योग मार्ग है, ठीक है। ज्यादा संभावना लगी गोरखनाथ के योग मार्ग की है, बाकी देखते हैं क्या होता है। मध्यकालीन संतों भक्तों की वाणियों का संग्रह ग्रंथ नहीं है, ये मुझे नहीं मिला, ठीक है। इसको अगर कोई प्रश्न मुझे मिलता है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर मुझे बाद में मिलता है तो मैं उसको कमेंट में डाल दूंगा, उसको पिन कर दूंगा, तो आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे जाएगा, ठीक है, जैसे मुझे मिलेगा। इतने मुझे लगता है आरपीएससी के आंसर की आ ही जाएगी। तो कई विद्यार्थी, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं 100% उत्तर कुंजी मिले तो ही, क्योंकि 100% उत्तर कुंजी हम निकाल भी लेंगे तो भी आरपीएससी की उसमें कुछ भिन्नता तो आ ही जाएगी, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विषयक कौन सी स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? इनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मकता से रही थी, ये गलत कथन है, क्योंकि इनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मकता से युक्त थी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो 3 नंबर उत्तर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। तो कई विद्यार्थी, खास बात यह है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो इतिहास की तैयारी करते समय रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ता, वो वास्तव में बड़ी भूल करता है। और जो हमने कार्यक्रम बनाया, या मान लीजिए हमने एक कोर्स के रूप में उसको पढ़ा, हिंदी साहित्य को, इतिहास को, वहां भी मैंने ये बात कही कि कम से कम शुक्ल के इतिहास को पढ़ा जाए। कम से कम वो विद्यार्थी जरूर पढ़े जो कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की कर रहे हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। शुक्ल के इतिहास के नोट्स बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम, और अगर आप उसको 10 बार भी पढ़ ले तो भी उसमें से कुछ न कुछ छूट ही जाता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक पंक्ति अपने आप में प्रश्न है। पंक्तियां प्रश्न के रूप में वो पूछी जानी चाहिए जो किसी न किसी विचारधारा या धारणा को पुष्ट करती है, लेकिन शुक्ल के इतिहास से ये नियम लागू नहीं होता। वहां कोई भी एरी गरी नत्थु खेरी पंक्ति पूछी जा सकती है, किसी भी प्रकार की जिस पंक्ति का कोई मतलब नहीं वो भी पूछी जा सकती है, ठीक है। एक परीक्षा में प्रश्न आया जिसमें कि मतलब आंख का आना अच्छा है, बैठना अच्छा है, ऐसे करके, वो बहुत ही सामान्य बात है, मतलब वो उससे कोई किसी भी युग की विशेष प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं होता, लेकिन वो पूछ ली गई, तो ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि व्याकरण को पढ़ते समय कामता प्रसाद गुरु को हरेक को पढ़ना चाहिए, और इतिहास को पढ़ते समय रामचंद्र शुक्ल को जरूर 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 पढ़ना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बाकी जो इतिहास ग्रंथ है वहां से नोट्स बन सकते हैं, डेटा के नोट्स बन सकते हैं, लेकिन शुक्ल की पंक्तियों का क्या नोट्स बनेगा? हालांकि मुझे एक विद्यार्थी ने बताया कि हम ऐसा ट्रिक करके गए थे कि जो भी कथन नहीं आएगा उसको शुक्ल का ही कर देंगे, लेकिन वो एक जुगाड़ है, क्योंकि जो नहीं आएंगे वो शुक्ल के जरूरी नहीं है, वो हो सकता है किसी और के ही, ठीक है। खैर, नंददास कृत अनेकार्थ मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? यह एक पर्यायवाची कोश है, 3 नंबर उत्तर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य थे? तो देव, शब्द रसायन, काव्य रसायन इनका ग्रंथ था। आलोचना पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से होता है। समांतर कहानी कमलेश्वर। नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और नाथ पंथ के शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर के साकार रूप को स्वीकृति दी, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। और
नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व बताया गया है। इसकी हमने काफी चर्चा की थी। अलख निरंजन का मतलब निर्गुणी होता है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। नाथ पंथ पर बौद्ध धर्म का किंचित भी प्रभाव नहीं था। देखो, नाथ पंथ पर बौद्ध धर्म का किंचित प्रभाव था, यह बात सही है, लेकिन किंचित भी प्रभाव नहीं था, इस कथन को कितना गलत बना दिया गया। गलत जिसको बनाया जाता है उसको भयंकर रूप से गलत बनाया जाता है। ये एक मतलब पेपर की मुझे खास चीज दिखती है हर एक पेपर में। ये चीज जो कोई भी पूछता है, चार कथन सत्य असत्य, उसमें जो असत्य है उसको बहुत ज्यादा असत्य बनाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चौथा भी गलत है। कुल मिला के ए और से दोनों सही है, तो ए और से 4 नंबर विकल्प हो गया इसमें। ठीक है, गलत कथन है तालाब की मछलियां और जमुन जल तुम केदारनाथ की रचना नहीं है। ठीक है, तो यही कथन गलत हो गया। ये भी वैसा ही आंशिक अर्ध सत्य। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे, और जब मौज में आकर रूपक और अन्योक्तियों पर उतर आते थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी साहित्य की भूमिका में एक पाठ है, प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, उसमें दिया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका से उठाई गई पंक्ति है ये। अब कभी कभी यूं आता है कि क्या पढ़ा जाए इतिहास में, प्रश्न कितनी किताबों से पूछे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। एक प्रश्न हिंदी साहित्य का आदिकाल से भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बाद में हिंदी काव्य धारा। अब हिंदी काव्य धारा को तो कौन पढ़ेगा, राहुल सांकरतैन की जो वहां से, राम कुमार वर्मा के इतिहास से 1-2 पंक्तियां, और रीति काव्य की भूमिका से 1-2 पंक्तियां। उसके बाद में आधुनिक काल आदि के लिए नगेंद्र को उठाया गया। इतने इतिहास ग्रंथों से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, संतों में अगर किसी ने छत्रबंद मुरजबंद आदि बाह्य अलंकारिता का आश्रय दिया तो वह यही है। ठीक है, ये सुंदरदास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन सुंदरदास के बारे में। ठीक है, इनमें से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है, राधा ही प्रमुख है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, केशव की भाषा मूलतः ब्रज है, केशव के सारे ग्रंथ मुक्तक है, यह कथन गलत है। केशव ने प्रबंध भी लिखे और मुक्तक भी लिखे। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की लिखी गई है, तो यही असुमेलित है। ठीक है, रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है। रैदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ, ऐसा नहीं है, रैदास का एक ही ग्रंथ मिलता है, रविदास की वाणी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। देखो कितना जोर आता है मुझे याद करने में। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदरदास के संबंध में असंगत है, ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता नहीं की, ब्रज भाषा में कविता की थी। अब सुंदरदास के बारे में 2 प्रश्न, सुंदरदास के बारे में 2 प्रश्न आए। ठीक है, 60 वर्ष एक रेखांकन, शांति प्रिय द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरणों में किस नाम से, तो रास नाम से। जैनों ने जो लिखा वो रास नाम से लिखा। जीवनी साहित्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, तो इसमें कलम का सिपाही अमृत राय की है, न कि शिवरानी देवी की। ठीक है, तो 4 नंबर उत्तर होगा। रीति मुक्त काव्य के संदर्भ में गलत तथ्य है। यह काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित है। इसकी सभी रचनाएं मुक्त के रूप में है। मूलतः इसका विषय श्रृंगार है और इनका श्रृंगार रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न स्वच्छंद और उदात्त भावना का पोषक है। आप फिर से देखिए, यह काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित है। यह सीधा काव्य है, इसमें कहीं बलाघात नहीं। बलाघात से आप असत्य कथन को पहचान सकते हैं, इस पेपर में पहचान सकते थे। बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि खास, और मुझे तो मतलब मैंने जो पहले 5-10 प्रश्न पढ़े तो मुझे वहां से दिमाग में आया कि पेपर सेटर क्या चाहता है। ये ज्यादा से ज्यादा, अब जैसे हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कोई न कोई, है ना, कोई टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन, उसमें विद्यार्थी ये कोशिश करता है कि मुझे प्रश्न मिल जाए। मेरे से बहुत सारे विद्यार्थियों ने फोन किया, आप सर वो भेजो, मतलब PDF भेज दो और उनके उत्तर भेज दो, वो भेज दो। ये कोई तरीका ही नहीं है। उससे क्या होगा, 2 प्रश्न नहीं आए होंगे टेस्ट सीरीज से, आ गए होंगे तो आ गए होंगे, संयोग है, मैंने देखा ही नहीं कितने आए, और नहीं आप देखें कितने आए, और नहीं किसी की जांच करे उसके पेपर में तो एक ही प्रश्न नहीं आया,
या किसी के पेपर में बहुत सारे प्रश्न आ गए, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। और क्या होगा, ऐसे उधार के 5-7 प्रश्न आ गए, उससे सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। जब हम किसी टेस्ट को देते हैं या टेस्ट के अभ्यास के लिए अभ्यास माला किसी की लेते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी, आप ये समझें कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, उत्तर गलत कैसे होता है, गलत उत्तर पहचानने के तरीके क्या है। अच्छा मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं तो इन दिनों पेपर दे ही नहीं रहा। मुझे तो पेपर दिए हुए काफी बरस हो गए, 5-4 साल हो गए। मैंने कॉलेज का पेपर दिया था, उसके बाद में पीएचडी का पेपर दिया था, यूं ही दिया था, मुझे याद ही नहीं है कैसे दिया। अब मेरा पेपर देने का अभ्यास नहीं है, हालांकि मेरा पेपर बनाने का अभ्यास है, तो जो कुछ मैं बताता हूं वो मेरा अनुभव है। आप अपना निजी अनुभव हासिल कीजिए, आप पेपर करते समय क्या अनुभव करते, पेपर सेटर का माइंड पढ़ने का प्रयास करें। ये सब चीजें चिंतन अपना दौड़ाएं, ये जरूरी है। 150 प्रश्न का 100 प्रश्न की 10 पीडीएफ हाथ में आ गई, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। बहुत बार विद्यार्थी पर दया आती है, मतलब इस प्रकार का विद्यार्थी जो टारगेट रखता है उसका कुछ नहीं बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से सबका शुभ हो, भला हो, अच्छी बात, लेकिन वो समझता क्यों नहीं है बात का कि मुझे किस चीज का क्या फायदा उठाना है। मुझे फूल को सूंघना है, फल को खाना। फल को कोई सूंघे तो फर्क नहीं पड़ता, फूल को कोई खाए तो क्या होगा उससे, ये सोचना जरूरी है। ठीक है, यह काव्य निजी प्रेमानुभूति पर आधारित है। दूसरा, इसकी सभी रचनाएं मुक्तक में, जबकि विरह बारिश या 1-2 और भी रचनाएं हैं जो प्रबंध है। ठीक है, तो यही कथन गलत है। मूलतः इनका विषय श्रृंगार ही है, तो ये है तो श्रृंगारी सभी के सभी। ठीक है, और इनका श्रृंगार रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न स्वच्छंद और उदात्त भावना का पोषक है। कोई कोई यूं ज्यादा दिमाग दौड़ा ले और वो कह देगा ना साहब ये श्रृंगारी नहीं है, ये तो प्रेमी है, ये तो सच्ची अनुभूतियों के प्रेमी है। तो दो कथन गलत थोड़ी होंगे। अब इसने खुद कहा है नीचे, इनका श्रृंगार रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न, इसका मतलब ये श्रृंगारी तो हो ही गए। तो एक लाइन से 2 लाइन अपने आप स्पष्ट हो गए। ये पेपर करने का तरीका है। ठीक है, नीचे खुद कहा इसका श्रृंगार, इनका श्रृंगार रीतिबद्ध श्रृंगार से भिन्न स्वच्छंद और उदात्त भावना का पोषक है। तो इसको तो आप सही मान लोगे कि हाँ आप सही है, हाँ बिल्कुल ये बात सही है भाई, बिल्कुल रीतिबद्ध लोगों से वो अलग है। इसको गलत मान लोगे और कहोगे कि नहीं नहीं श्रृंगारी नहीं थे, वो तो प्रेमी थे, मतलब उदात्त प्रेम था उनका। उदात्त और चाहे कुछ भी हो, श्रृंगारी थे वो। और ये ऊपर वाली बात बिल्कुल सत्य है। तो एक बात बचती, अच्छा इस बात के बारे में हमें पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, अब पता हो और तो नहीं हो, बची यही है तो यही उत्तर कर दो, है ना, ये भी एक तरीका होता है। छायावाद में उसका रूप लघु की महानता का है, तीसरे दशक में लघु की महिमा का और उसके बाद की कविता में लघु के महत्व का है। प्रसाद से अज्ञेय तक की संपूर्ण काव्य यात्रा को लघु व महत्व प्रयत्नों द्वारा महत्व की 3 अवस्थाओं के लघु रूप में समझाने वाले आलोचक कौन है? विजय देव नारायण शाही की एक किताब है लघु मानव के बहाने कविता पर बहस। केवल इसी आधार पर कहा जा सकता है कि इसका उत्तर विजय देव नारायण शाही है। बाकी ये पंक्ति मुझे यूं की यूं कहीं मिली नहीं है। ठीक है, हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, ये बात 100% सही। हिंदी के काव्य शास्त्र का जो आधार है वो संस्कृत के काव्य, और ये भी एक मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी रीति काव्य की भूमिका का ही प्रश्न है। बात एक पूरा का पूरा पाठ है ना, रीति काव्य के शास्त्रीय आधार, और वहां 6 सिद्धांत दिए गए हैं, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, सारे के साथ। हिंदी में रीति शास्त्र लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पूरा अध्ययन किया था। अब यह कथन किसी भी मायने में सही नहीं हो सकता, मुझे तो यूं लगता है। हालांकि ये ऐसा प्रश्न है जिसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन हम बार बार जानते हैं कि रीति काल के जो आचार्य लोग थे वो इतने आलसी और इतने कॉपीबाज थे, इतने नकलबाज थे कि वो पूरा अध्ययन क्या करेंगे। तो ए सही और ब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, काव्य रचना पद्धति को रीति मानने वाले आचार्य तथा काव्य पंक्ति को सुमेलित कीजिए। ये 4 पंक्तियां मेरे नोट्स में कभी रहती थी, मैंने इस बार हटाया, यूं की 2-3 पंक्तियां और भी थी और एक ही जगह लिखी रहती थी। फिर मैंने देखा ये वर्षों, मतलब इसको यहाँ क्यों रखे, पता नहीं वो गलत जगह लिखी हुई थी या सही जगह, मुझे क्या भ्रांति हुई कि मैंने उसको वहां से हटाया, और हो सकता है सही जगह लिखना भूल गया। ठीक है, और यही लगभग 2-3 पंक्तियां यही एक जगह लिखी हुई थी, ये किसी किताब में आती है ना, यूं क्यों लिखी हुई है। सो विश्रब्द नवोड यूं वर्णत कवि रस रीति, ये देव की नहीं है, ये मतीराम की है, यही गलत है।
हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय 3 प्रकार की निरूपण शैली काम में लाई गई है। काव्य प्रकाश की निरूपण शैली, श्रृंगार तिलक रस मंजरी आदि की श्रृंगार रसमयी नायिकाओं वाली शैली, चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली। रीति ग्रंथों की निरूपण शैली विषयक उपयुक्त वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आलोचक ने रीति काव्य की भूमिका को स्पष्ट करते हुए किया? रीति काव्य की भूमिका, किताब का नाम भी दे दिया और ये यूं का यूं लिखा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका। भारतेंदु मंडल के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टकूट बना उसकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला। राहुल सांकरटायन का यह प्रश्न बताया जाता है हजारी हिंदी काव्य धारा का। ठीक है, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। ये पद्माकर का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन पद्माकर के लिए आया है। ठीक है, भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है। लोक रंजक रागानुराग भक्ति का प्राधान्य, कितना भयंकर गलत है। मतलब ये कृष्ण काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है और राम काव्य में दी गई है। इसलिए मैं कहता हूं गलत बहुत गलत होता है। 1 नंबर उत्तर होगा। दिनकर के बारे में असंगत है। कुरुक्षेत्र का है। कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया तो 5वां दशक है। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त के बारे में असंगत है। अच्छा, कोई भी नए विद्यार्थी जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो उसको देखें तो पहले पेपर को पढ़ लें आप। इसलिए मैं थोड़ा साइड में खड़ा, मतलब मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, चार विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ। आप चारों विकल्प पढ़ें, रोक के देख सकते हैं आप, है ना। मैं तो चारों विकल्प पढ़ूंगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी बना लें। मैथिली शरणगुप्त के बारे में असंगत है। क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना नहीं, उन्होंने सरल खड़ी बोली में काव्य रचना की है। बाकी सभी कथन सही है। कृति और कृतिकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कछुआ धर्म रामविलास शर्मा का नहीं है। कछुआ धर्म धर्मवीर भारती का है या गुलेरी जी का, मुझे याद नहीं। माधुरी पत्रिका में सन 1927-28 में छप रही पंत जी और पल्लव लेख माला के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। पंत जी पर हमला बोला इन्होंने ये लेख माला लिखकर। ठीक है, मेरी कैलाश यात्रा स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की रचना है। निम्नलिखित में राम काव्य धारा का कवि नहीं है। ध्रुवदास कृष्ण काव्य धारा के रचनाकार हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हितोपदेश भाषा रामानंद की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव का प्रवेश नए सृजन का ही नहीं बल्कि आलोचना के नए मूल्यों का भी पहला प्रभावशाली घोषणा पत्र है। छायावादी कवियों की आलोचना पर विचार करते हुए यह कथन किस ख्यात आलोचक का, मुझे पता नहीं है किसका है। सुमित्रानंदन पंत और उसके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? युगांत और युगवाणी लोकायतन के बारे में जो कथन कहा गया वो गलत है कि नारी उत्थान की भावना का प्राधान्य नहीं। ठीक है, गांधी को लेकर लिखा गया ये महाकाव्य, तो 2 नंबर उत्तर गलत होगा। चाहे उजू सांचा निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नारा है ये। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जिन्होंने आनंद संवत की कल्पना की थी। इनमें से भीष्म साहनी का रचित नाटक नहीं है तो देहांतर नहीं है, नंद किशोर आचार्य का होना चाहिए जहां तक मुझे याद है। स्मृति लेखा संस्मरणात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में तुलसीदास रचित ग्रंथों की कितनी संख्या मानी? 12 ग्रंथों की संख्या को प्रमाणिक माना इन्होंने। हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें लिखा गया है कि सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत अरबी फारसी का साहित्य है। ऐसा नहीं, कथानक रूढ़ियां देवीय सहायता करना, तोते आदि की मध्यस्थता, है ना, और मतलब नायिका का कोई दूर देश की निवासी होना, ऐसी बहुत सारी कथानक रूढ़ियां आती है जिनका मूल स्रोत गणपति चंद्रगुप्त ने सिद्ध भी किया कि हमारे यहाँ संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, वहां से चला रहा, यहाँ तक कि वो ऋग्वेद से चला रहा, ऐसा वो बताते हैं, पूरी परंपरा सिद्ध करते हैं। तो ये कथन गलत है, बाकी सभी सही है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कबीर दास की पंक्ति है। इनमें से कौन सा ग्रंथ कवि देव द्वारा रचित नहीं है? रस प्रबोध नहीं है, रसलीन का है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात चिंतामणि की भूमिका में कही है।
हिंदी के रीतिकालीन कवियों की स्रोत गलत लिखा है, सामग्री की दृष्टि से असंगत विकल्प है। इन्होंने रीति निरूपण के लिए ध्वनि प्रवृत्ति उन्हीं आचार्यों को अपना आधार बनाया जिनके ग्रंथ सुबोध थे। ये बात ठीक है। मतलब जैसे मम्मट का काव्य प्रकाश हो गया, जयदेव का चंद्रालोक हो गया। मान लीजिए अब अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक तो भामह है और अलंकार का निरूपण करने में उसकी जड़ प्रमुख है, लेकिन इन्होंने जयदेव के और कुवलयानंद को उनको आधार बनाया। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के बाद में जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो मम्मट ने लिखा, विश्वनाथ ने लिखा, जयदेव ने लिखा, अपी दीक्षित ने लिखा, उनको अपना आधार बनाया जो सुबोध थे। सर्वांग विवेचन हेतु काव्य प्रकाश एवं साहित्य दर्पण का सहारा लिया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के लिए भानुदत्त की रस मंजरी नायक नायिका भेद का मॉडल ग्रंथ है। छंद विवेचन के लिए रस तरंगिणी भी श्रृंगार रस की रचना। ठीक है, नायिका भेद भी थोड़ा मिलता है, लेकिन ये श्रृंगार रस की रचना, तो यह छंद के लिए नहीं, रस के लिए काम में ली गई थी, तो यही कथन गलत है। ठीक है, जैन साहित्य के संदर्भ में असंगत विवरण है। यह साहित्य प्रमुखतः रास, फागु चरित आदि शैलियों में मिलता है। ठीक है, जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रासों का गायन करते थे, ये गलत है, रास का करते होंगे। जयशंकर प्रसाद और उनके काव्य के विषय में असंगत है। इसको भी कहीं नगेंद्र की पुस्तक में खोजा गया है। हाँ, इसमें 3 पंक्तियां मिलती है, जैसे कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध और हृदय तत्व की प्रतिष्ठा, ये बात नगेंद्र में मिलती है। और मनुवादी पात्रों के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को उन्होंने प्रधान माना है। हाँ, उनके सांकेतिक अर्थ में उन्हें आपत्ति नहीं है, ये बात भी नगेंद्र में लिखी हुई है। प्रलय की छाया प्रसाद में प्रलय की छाया और 1-2 कविता और 2-3 कविताओं का नाम लेकर डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि भाई मुक्त छंद में ऐतिहासिक प्रसंगों की शक्तिशाली और मार्मिक अवतारणा की, तो ये कथन भी सही। ये पेशोला की प्रतिध्वनि में करुणा और विरक्ति का प्राधान्य, ये बात नहीं मिलती है। ठीक है, तो यही कथन गलत है। और पहली बात तो पेशोला की प्रतिध्वनि है वो मेवाड़ के जो महाराणा है उनकी वीरता को और शौर्य को लेकर लिखी गई रचना है, तो ये 2 नंबर कथन गलत होगा। वृद्ध जीवन से संबंधित रचना नहीं है। एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल का नहीं है, बाकी सभी है। निम्नलिखित में से भक्ति भावना में दास्य, सख्य और माधुर्य का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, सूरदास में मिलता है। अगला प्रश्न है, और मैंने ये प्रश्न इस प्रकार से कभी नहीं बताया और मुझे लगता है कि ये मेरी भूल थी। सूरदास वास्तव में पहले दीनता में लिखते थे, है ना, और बाद में जब वो शुरुआत में बाल लीला, अब पहली बात तो मतलब वो कृष्ण लीलाओं का वर्णन करने से पहले दीनता भरे पद लिखा करते थे। उसके बाद में जब कृष्ण लीलाएं का वर्णन उन्होंने किया तो फिर 2 भाव लिए, सख्य और किशोरावस्था, है ना, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था में सख्य भाव आ जाता है, किशोरावस्था में माधुर्य भाव आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे भी एक प्रकार से नए तरीके से सोचने को मिला। बहुत सारी बातें हमारे जहन में नहीं आती, या तो प्रश्न को देखकर आती है, या कोई जैसे कोई विद्यार्थी सवाल पूछे, मुझे तो यूं लगता है कि जो अवधारणात्मक सवाल विद्यार्थी बहुत कम पूछते हैं, उससे समस्या रहती है कि अध्यापक भी नए सिरे से सोच नहीं पाता और अपने स्थापित ज्ञान को बार बार प्रेषित करता रहता है, ठोकता रहता है, लोगों के सामने उड़ेलता रहता है और एक ही ढर्रे पे चलता हुआ अपने आप में आत्ममुग्ध होता रहता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर सामने से नए सवाल आए और वो मतलब अवधारणात्मक पूछे जाए तो वास्तव में उसमें अध्यापक को भी कभी कभी नए तरीके से सोचने का मौका मिलता है और बहुत बार मिलता है, मुझे लगता है। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करने वाले प्रथम प्रयास इसमें से किस इतिहास का है? तो तासी का है। निम्नलिखित में से सही क्रम को चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेमाश्रम, उसके बाद में निर्मला, उसके बाद में रंगभूमि, उसके बाद में गोदान। ये इनका सही क्रम है। किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है? कवि प्रिया में। ठीक है, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक है, ललित ललाम अलंकार निरूपक है, श्रृंगार मंजरी शायद श्रृंगार का ग्रंथ होगा। ठीक है, या ये मुझे खोजना चाहिए दोबारा, या तो काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक है, ललित ललाम अलंकार निरूपण है, कवि प्रिया और श्रृंगार मंजरी, दोनों में से मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सकता मैं इसको नोट करना भूल गया या तो। ठीक है, देखते कोई बात नहीं।
जो प्रश्न रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। यह केवल राजनीतिक संघर्ष का काल नहीं था, केवल सामाजिक शक्तियों के एक दूसरे से टकराने का भी समय नहीं था, बल्कि एक नवीन युग के जन्म लेने का समय था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, उद्भव और विकास में यह कथन आता है। ठीक है, यूं का यूं लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ नहीं है? तो हिंदी साहित्य 3 भाग लिखा हुआ नहीं है। प्राकृत पैंगलम में निम्नलिखित में से किस रचना के कुछ छंद मिले थे जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की कल्पना की थी? हमीर रासो। बहुत सीधा प्रश्न, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रचना में गद्य का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ। तो श्रावकाचार में नहीं हुआ। 3 गद्य रचनाएं, एक सीधा प्रश्न उठाया इन्होंने। गद्य रचनाओं का पूरा पाठ ही हम पढ़ते रहते। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नई कविता शक्ति और सीमा, यह लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे थे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके, उनकी भेजी हुई कविता की, अब जो कथन हमने पहले पढ़ा था कि वो अपने शिष्यों की कविताओं पर बेखटके कलम चलाया करते थे, वो उस बात का समर्थन यहाँ मिलता है। उनकी भेजी हुई कविताओं को वो दुरुस्त करके सरस्वती में दिया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। नई काव्य धरा नामक से जो पाठ लिखा गया है, तीसरा जो प्रकरण है नई काव्य धरा नाम से, वहां ये कथन आता है। अनामिका की रचना नहीं है। सांकलों में कैद क्षितिज, ये इनकी रचना नहीं है। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। अलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह है, क्योंकि वो स्वाभाविक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले कवि है, तो बहुत अधिक चमत्कार पैदा करना, बहुत अधिक किसी को प्रभावित करने की इच्छा उनमें नहीं थी। हिंदी के विद्वानों ने इसका मेवाड़ के रावल खुम्मान का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचना काल संवत 1730 से 1760 के मध्य मोतीलाल मनारिया का यह कथन है। हम लिखते रहते हैं इसको। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविव्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल से लिया गया है। ये शुरुआत में आता है। एक हिंदी साहित्य का आदिकाल एक छोटा सा ग्रंथ है। यहाँ हमारे विद्यार्थी ने लिखा है कि पेज नंबर 10 पे लिखा है, लेकिन पेज नंबर मुझे याद नहीं। ये तो किसी साथी ने खोज के लिखा है, लेकिन है ये हिंदी साहित्य के आदिकाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। पार्वती मंगल के विषय में गलत है, तो यह पद शैली में नहीं है, अरुण और हरिगीति का छंद में है। ठीक है, तो यही कथन गलत है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत बताना है आपको, है ना। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। धूर्त रसिक लाल लज्जाराम शर्मा की रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने रीतिकालीन काव्य को 3 श्रेणियों में बांटा? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रचना व रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो रेत गीतांजलि श्री का नहीं है, रेत समाधि है। ठीक है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास। सखी संप्रदाय में एक बात कही गई है कि इसमें प्रेम सागर पार करने के लिए ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है, प्रेम भाव में प्रेम की ही अनिवार्यता। यही कथन गलत है, बाकी सभी सही है। श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। प्रताप नहीं है। ठीक है। मधुमालती नामक सूफी ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें लिखा है कि वो प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, नहीं करता है, यही इसकी खास बात है। ठीक है, तो 4 नंबर कथन गलत है। रीति कविता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः मानी जाती है? रीति कविता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः मानी जाती है? तो श्रृंगार की। बिल्कुल, बहुत इजी प्रश्न है। छायावाद के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो, एक कवि का नाम ले लिया, एक पूरी छायावाद की विशेषता ले ली, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, बहुत समग्र विवेचन के साथ ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है। छायावाद का विषयनिष्ठ और वर्णन प्रधान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो व्यक्तिनिष्ठ और स्थूल है। ये तो द्विवेदियों की विशेषता है। बार बार यही आता है प्रश्न, 20 बार देख लिया मैंने, यही बात पूछी जाती है छायावाद का जब भी प्रश्न आता है। शायद कविता के रूढ़िबद्ध संकीर्ण लक्षण को लेने पर कबीर की तरह सिद्धों की कविता भी कविता न गिनी जाए, या कम से कम अच्छी कविता न समझी जाए, लेकिन उन्हें कविता मानना ही पड़ेगा। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो राहुल सांकरतायन का बताया जाता है, हिंदी काव्य धारा में बताया जाता है। ठीक है,
कौन सा विकल्प सही नहीं है? राहुल वेल में राहुल नामक नायिका के नक्श सौंदर्य का वर्णन है, शौर्य वर्णन नहीं है, तो यही कथन गलत होगा। चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? तो शुक्र संप्रदाय है। ठीक है, ये मुझे भी एग्जैक्ट किसी पुस्तक में नहीं मिला है, लेकिन मैंने जब नोट्स में लिखा इसको तो ऐसे लिखा हुआ है चरणदासी संप्रदाय ओब्लिक शुक्र संप्रदाय, ऐसे लिखा हुआ, तो मैंने वहीं से इसको देखा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे उत्तर मैंने खुद किताब में देखे, तभी मुझे लगा कि ये बताने ठीक हो गए, लेकिन एक दो प्रश्न है वो मैंने दाएं बाएं से भी लिए। नाटक और नाटककार की दृष्टि से गलत है, ये बड़ा चमकाने वाला प्रश्न रहा। मतलब यहाँ कर्फ्यू है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है, मिश्र का नहीं है, बस यही भूल हुई, लाल और मिश्र में। हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत कथन है, इस पे काफी विवाद है, गोड़ प्रश्न है ये। ठीक है, लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले पात्र, पौराणिक पात्रों का वर्णन, परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा। मुझे 4 नंबर उत्तर लगता है। अगर मैं इसको करता तो 4 नंबर करता, इसको छोड़ता नहीं करता। देखो, लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन, लोक कथाओं में जैसे उन्होंने, लोक कथाओं का मतलब ये नहीं है कि जैसे पहले वो कथाएं छपती रही हो लोक में या प्रकाशन में हो, लोक में जो प्रचलित कथाएं होती है, जैसे धनपाल का भविष्यत का है, जैन साहित्य का सबसे प्रसिद्ध लौकिक चरित्र काव्य है। हमने बार बार ये चर्चा भी किया कि चरित्र काव्य वो 3 प्रकार के होते हैं, पौराणिक, ऐतिहासिक और लौकिक। तो धनपाल का भविष्यत का वो लौकिक चरित्र काव्य, क्योंकि उसमें ऐसा नायक या ऐसा पात्र है जो लोक में प्रसिद्ध है, उसको वहां पे लिया गया। तो सेठों आदि की जो कथा है वो अपने आप में लोक में प्रचलित हुआ करती थी कि फलाना सेठ था। और ये जो कई बार कथाएं होती है कि फलाना ऋषि मुनि वहां गया और है ना वो वेश्या के घर चला गया और वहां ऐसा, तो ये भी ऐसी कथाएं लोक में प्रचलित है। जो धार्मिक कथाएं होती है, रामकृष्ण की कथाएं भी, मैं ये कह रहा हूं, माइथोलॉजी में आधा लोक घुसा रहता है। तो लोक कथानकों के पात्रों का वर्णन, ये बात बिल्कुल मुझे ठीक लगती है। ठीक है, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले पात्र, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करना मतलब यहाँ ऐसे पात्र दिखाए गए हैं जिनके सामने अनेक प्रकार की आसक्ति या आकर्षण आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म पर अडिग रहते। पौराणिक, राम और कृष्ण पौराणिक पात्र है, तो राम और कृष्ण की कथा इन्होंने ली है बाकायदा। तो परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा, यह कथन गलत सिद्ध होता है। असल में तो लोक से कोई कैरेक्टर मिला, लोक से कोई कहानी मिली, भारतीय माइथोलॉजी से कोई कहानी मिली, राम और कृष्ण से कोई कहानी मिली, वो सब परंपरा से प्राप्त है। प्रबंध जब बनाया जाता है तो परंपरा से प्राप्त कथानक लेते ही लेते हैं, चाहे वो प्रेमाख्यानों की बात करें। अब आप साकेत को देख लेंगे तो भी जो आख्यान है वो परंपरा से प्राप्त है, हालांकि उसको नए रूप में दे दिया, ये बात एक अलग है। लेकिन प्रसिद्ध घटनाओं या प्रसिद्ध पात्रों को लेकर जो प्रबंध लिखे जाते हैं वो सारे के सारे परंपरा से प्राप्त कथानक होते हैं, तो उपेक्षा उनकी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मुझे ये कथन ठीक लगता है, 4 नंबर। बाकी ये गोल प्रश्न वही बात आ गई। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं, कथन किसका है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। पेज नंबर बता रही है 101 या 191, पता नहीं क्या। विधा की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो सन्यासी एक समस्या परक उपन्यास है, न कि धार्मिक उपन्यास, तो 4 नंबर गलत हो गया। परमाल रासो लोक में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आलाखंड के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकतर कवियों की भाषा का स्वरूप है वो स्थिर नहीं। बात ठीक है, क्योंकि ये भाषा, पहली बात तो इनका काव्य रूप हो या भाषा हो, सभी कुछ अस्थिर है। अधिकतर संत कवियों की भाषा सरल और सहज है, ये बात भी ठीक है। अधिकतर कवि काव्य रस या लौकिक रस के प्रति सजग नहीं थे, रस क्या किसी भी काव्य शास्त्रीय तत्व के प्रति सजग नहीं थे। अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्य उत्कर्ष अथवा काव्य सौष्ठव पर भी रहता था, यह कथन गलत है। काव्य सौष्ठव या काव्य उत्कर्ष का इनको कोई ध्यान नहीं था। मेरी गद्य भंगिमा पर शेक्सपियर के मनमोजी और उत्श्रृंखल गद्य का तथा रविंद्रनाथ के मनमोजी परंतु शालीन गद्य का संयुक्त प्रभाव पड़ा, ये कथन मुझे कहीं मिला था। कुबेरनाथ राय का कथन है ये। ठीक है, नगेंद्र पे दिया गया, इसको पेज नंबर 775 कुछ ऐसा लिखा है जहां तक। ठीक है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कभी झूठी खुशामद नहीं कह सकता, रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध कथन। पद्मावत के संबंध में असंगत है,
पद्मावत में भारतीय दर्शन, ज्योतिष, काम शास्त्र, बागवानी आदि के परंपरागत ज्ञान का गुम्फन चेष्टा पूर्वक किया गया। ठीक है। पद्मावत के अधिकांश पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक, मन का प्रतीक आदि, परमात्मा का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक ऐसा होता है। पद्मावत कथा में काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कोई प्रेमाख्यान है ही नहीं जिसमें काव्य रूढ़ियों का प्रयोग नहीं हो। तो यह कथन गलत है, घोर गलत है। इसमें से कौन सा कथन जायसी द्वारा, कौन सा ग्रंथ जायसी द्वारा रचित नहीं है? तो रस रतन नहीं है, पुहुकर कवि का है। योगचर्या व डोम्बी गीति का ग्रंथ कौन से सिद्ध कवि डोम्बिपा के द्वारा लिखे गए? आलम के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत कथन है। यह भी एक गोल प्रश्न है। मुझे आइडिया नहीं है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा लिखा है कि वो मतलब एक ही व्यक्ति है कि ऐसा कुछ, लेकिन इसमें 3 नंबर विकल्प बड़ा ही गलत है। इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान। पहली बात तो निजी अनुभूतियों के लिए लिखने वाले लोगों का काव्य स्थूल और वस्तु प्रधान नहीं हो सकता। अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों और निजी व्यक्तिगत प्रेमानुभूतियों को लिखने वाले कवियों की जो रचनाएं होती है वो अपने आप में सूक्ष्म ही होती है। दूसरी बात, अगर 4 रीति मुक्त कवियों में से आलम का नाम लिया जाए तो वो एकमात्र ऐसे कवि है जो कला पक्ष के प्रति अधिक सचेत है, अधिक कलाकार कवि है, वो ऊंचे कलाकार कवि है। तो ऐसे कलाकार व्यक्ति की कविता स्थूल नहीं हो सकती। तो यही कथन मुझे गलत लगता है। ठीक है। बाकी इसका मैं उत्तर आप क्या माने इसका मैं दावा नहीं करूंगा। रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह नहीं है। घाटी का आखिरी आदमी, ठीक है, ये नहीं है। कल्पना ही उसकी कविता का मेरुदंड, उनकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। नंद दुलारी वाजपेयी का यह कथन किसके संबंध में? तो यह सुमित्रानंद पंत के संबंध में है। इनका एक निबंध है नंद दुलारी वाजपेयी का जिसका नाम है पंत का काव्य एक मूल्यांकन, वहां से लिया गया इसको। ठीक है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो अरण्य नरेश मेहता की रचना अज्ञेय की रचना नहीं है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रचार हुआ उसका एकमात्र श्रेय रामानंद को ही है। रामानंद के पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव भक्त हुए। इसका उत्तर जो राम कुमार वर्मा बताते हैं, लेकिन मुझे मिला नहीं। ठीक है। हालांकि मुझे किसी विश्वसनीय साथी ने बताया कि राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास में है, लेकिन है सेकंड हैंड उत्तर, ये मेरा निकाला हुआ उत्तर नहीं। नंददास की रसमंजरी का प्रमुख वर्ण्य विषय है। रसमंजरी नायक नायिका भेद इसका विषय है। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य शैली के संदर्भ में असंगत है, या इनमें सबसे कम कलात्मक कवि है। यह गलत कथन है क्योंकि ये प्रगतिवादियों में सबसे अच्छे कवि है, कलात्मक कवि है। ठीक है। नरेश मेहता के संबंध में असंगत है। ये तीसरा सप्तक के कवि है, ये गलत है। ये दूसरा सप्तक के है। देखो बिल्कुल सटीक, मतलब इतनी सभी बातें जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा। सप्तक के लगभग 3 या 4 प्रश्न आए हैं, हमेशा आते हैं। आदिकालीन जैन साहित्य विषयक असंगत कथन है। इसमें जैन साहित्य का एक रूप टब्बा कहा जाता है। तो टब्बा जो रचना है वो काव्य रचना लिखते हैं। हालांकि मैंने लिखवाया भी होगा आपको, ये जो काव्य रचनाएं जैन साहित्य का लिखते हैं उसके नीचे गद्य में कोई टिप्पणी करते हैं उसको टब्बा बोलते हैं। ठीक है। आदिकालीन जैन रचनाकारों की हिंदी अर्धमागधी से अधिक प्रभावित थी। कैसे हो सकती है? अर्धमागधी का क्षेत्र रह गया पूर्वी भारत, जबकि जैन थे पश्चिमी भारत। ठीक है। तो ये अर्धमागधी से प्रभावित नहीं हो सकते, यही कथन गलत है। ठीक है। रामानंदी संप्रदाय से संबंध नहीं है। परशुराम देवाचार्य नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है। अष्टछाप के कवियों के विषय में गलत कथन है। अच्छे भक्त और गायक थे, अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध थे। विठलनाथ के सैकड़ों शिष्यों में छांटकर अष्टछाप नाम से प्रतिष्ठा की थी। ठीक है। ये भी कथन मुझे मतलब गलत लगता है, मुझे तो प्रश्न ये। हालांकि इसमें इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज वल्लभ कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की रचना की है। अब इसमें यह माना जाता है कि मुझे किसी ने बताया, जब मेरी किसी से बात हुई, इसका ठीक ठीक ये पंक्तियां मुझे लिखी हुई नहीं मिली। जब लिखी हुई नहीं मिली तो हम चिंतन करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। कवि होने के साथ साथ ये भक्त अच्छे गायक थे। इनकी पोस्टिंग ही गायक होने के कारण ही की गई थी, ये बात तो सही है। आचार्य विठलनाथ ने सैकड़ों शिष्यों में से छांट कर इन्हें अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध किया, ये भी बात ठीक है। पुष्टि मार्ग में ये अष्ट सखा के नाम से जाने जाते हैं, ये भी बात ठीक है। फिर नीचे कथन एक ही बचता है, इसको गलत माना जाए, फिर किसको माने? इसको क्यों गलत माना जाए? इन सभी भक्त कवियों ने ब्रज वल्लभ कृष्ण की, ब्रज वल्लभ कृष्ण वो है जो ब्रज में रहता था,
संपूर्ण लीलाओं पर रचना की है। तो लोग बाग कहते हैं संपूर्ण पर नहीं की, केवल बाल्यावस्था और किशोरावस्था दो ही बात की लीलाएं। तो ब्रज में तो उन्होंने दो ही बात की लीलाएं की थी। ब्रज में जो कुछ भी कृष्ण ने किया वो सब इन्होंने लिखा। हाँ, कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण ने किया वो इन्होंने नहीं लिखा। तो ब्रज वल्लभ तो वही कृष्ण, ब्रज वल्लभ का मतलब ही कृष्ण ऐसा जो किशोर और बाल्यावस्था का कृष्ण है वही कृष्ण है। तो मुझे तो ये खराब प्रश्न लगता है, मतलब इस हिसाब से इसका ठीक, हालांकि उत्तर निकलेगा तो ये निकलेगा, है ना, डिलीट भी हो सकता है। यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो कि सुख सुखी के संवाद के रूप में ही रासो लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो विषयक हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है ये, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में असंगत है। इसमें वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए गए, ऐसा नहीं, ठीक है, यही गलत होगा। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? वेणु लो गूंजे धरा उनका काव्य संग्रह, यही कथन गलत है, 2 नंबर। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी वर्तमान के जिंदा कवियों में बहुत चर्चित कवि है, तो इनका प्रश्न आता रहता है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्य का हुआ उतना किसी और का नहीं हुआ, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, साहित्य में हमें न दूसरी राजमती मिलती है और न दूसरा बीसलदेव ही मिलता है। अब मुझे ये कथन नहीं मिला। सिर्फ इस आधार पे हम कह सकते हैं कि माता प्रसाद गुप्त ने बीसलदेव रासो का संपादन किया, तो हो सकता है उनका ये कथन हो, ठीक है। और किसी विद्यार्थी को मिल गया हो तो वो कमेंट में लिख सकता है ताकि दूसरे विद्यार्थी भी देखें। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अस्मिता के लिए कुबेरनाथ राय का नहीं है, ठीक है, ये गलत है। थर्ड जेंडर किन्नर विमर्श पर लिखी गई रचना नहीं है, तो रेत की मछली नहीं है, ठीक है। यमदीप नीरजा माधव की रचना है, ये है। गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया की रचना है। नाला सुपारा चित्रा मुदगल की रचना है। रेत की मछली जो कांता भारती की रचना है वो किन्नर विमर्श की रचना नहीं है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वतन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत है। इस रचनाओं में वज्रयान का धर्म का प्रचार मिलता है और वज्रयान का जो महायान है उसका प्रचार मिलता है। इस साहित्य में समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन, बिल्कुल सिद्ध सबसे प्रगतिशील कवि थे। इस साहित्य की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। इनकी भाषा शौर शनि अपभ्रंश के निकट की जनबोली है। ये फिर वही बात, जैसे अभी अभी प्रश्न आया कि जैनों की रचना अर्धमागधी से प्रभावित है, बिल्कुल वैसी की वैसी बात। इनकी भाषा शौर सैनी से कैसे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी बोलियों के निकट था और शौर सैनी बिल्कुल पश्चिमी है। तो यही उत्तर होगा 4 नंबर, ठीक है। राहुल सांकरत्याय ने सरहप्पा का समय माना है। इसमें 2-3 प्रकार की चीजें मिलती है। हालांकि राहुल सांकरत्यायन की हिंदी काव्य धारा मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि राहुल सांकरत्यायन ने 769 माना है, ठीक है। 769 ये बात डॉक्टर नगेंद्र कह रहे। तो फिर ये कौन सा दशक हो गया? 70 का दशक होगा, ठीक है। असल में पहला दशक 1 से लेकर 10, दूसरा दशक 11 से 20, ठीक है। पांचवा दशक यानी 10 का पांचवा ग्रुप 41 से 50, छठा दशक, 7वां दशक। तो ये कौन सा दशक है? ये 7वां दशक है, ठीक है। और ये एक प्रकार से हम कहें तो 70 का दशक है, ठीक है। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने यहां 2 प्रकार की भ्रांतियां दे रखी है, लेकिन वो कहते हैं कि 817 विक्रमी संमत समय मानते हैं ये, और 817 विक्रमी संमत में से अगर 57 घटाएं तो 760 ईस्वी सन मिलता है, ठीक है।
तो इस हिसाब से तो उत्तर ये हो जाता है 7वीं शताब्दी के 60 का दशक। लेकिन जिस प्रकार से इसमें अगर हिंदी काव्य धारा को कोई देख के उत्तर निकाल दे तो बात अलग है, नहीं तो ये प्रश्न जा भी सकता है। ठीक है, क्योंकि 60 का दशक 70 का दशक ये थोड़ी गड़बड़ चीजें इसमें लिखती है। ठीक है, फिलहाल इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। मतीराम के कृतित्व के संबंध में गलत तथ्य है। ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन है, ऐसा नहीं है। किसी भी अलंकार ग्रंथ में केवल शब्दालंकारों का वर्णन कैसे हो सकता है, क्योंकि शब्दालंकार तो 2-3 ही है, उससे क्या ग्रंथ बनेगा? तो यही कथन गलत है। बिल्ले सिर बकरिया निराला की रचना है। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अभ्रंश भाषा का और बोल चाल की देसी भाषा का। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, काफी कथन शुक्ल के आए हैं। सरहपा के प्रमुख वर्ण्य विषयों में शामिल नहीं है। भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध ऐसा किसी भी कवि ने नहीं किया है। ये भोग मार्ग का एक प्रकार से समर्थन करते हैं, विरोध क्यों करेंगे? और विरोध किया है, थोड़ा बहुत किया होगा, तो 3 नंबर उत्तर होगा इसमें। भूषण बिंदु ने विराज कविता बिनता मित, यह केशव दास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगर कोई यही गलत कर दे तो सोचने की बात है। इनमें से मतीराम रचित ग्रंथ कौन सा है? तो फूल मंजरी है। ठीक है, रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि मौलिक चिंतन किस कवि के विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषताएं कही जा सकती है? भिखारी दास। इसमें सटीक उत्तर भिखारी दास होगा, क्योंकि भिखारी दास एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें रीति काल के काव्य शास्त्र के आचार्यों में थोड़ी बहुत रीति निरूपण में लाज रखी, बाकी सभी ने कॉपी किया। किस संग्रह में स्त्री रचनाकार नहीं है? तो तार सप्तक में नहीं है, बाकी सभी में एक एक है। सही मेल को चुने। वृंदावन लाल वर्मा के यहाँ जो मतलब इसमें उत्तर होगा वो वृंदावन लाल वर्मा होगा, क्योंकि इनके जो उपन्यास है वो सभी उनके उपन्यास हैं। विराटा की पद्मिनी, गढ़ कुंडार, मुसाहिब जू, ठीक है, ये सभी इन्हीं के उपन्यास हैं। मतलब जो रचनाकार हैं उनके आगे जो रचना लिखी है वो सभी उसी की हो, ये सही विकल्प को चुनना है। तो वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो उन्हीं की है, बाकी में कोई ना कोई खराबी है। ठीक है, शिवराज भूषण अलंकार का ग्रंथ है और कहानीकार की दृष्टि से यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है, न कि उनसा प्रियमदा की। तो यही प्रश्न होगा। माटी की मूर्ति, कला के हस्ताक्षर, 10 तस्वीरें किस विधा की रचनाएं हैं? तो रेखा चित्र है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बड़ी रिकॉर्ड तोड़ बात है कि 1 घंटे में मैंने 150 प्रश्न पढ़े हैं। ठीक, प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न का स्तर क्या है, ये सब आपने देख लिए हैं। और इसमें कोई 2-4 प्रश्न बच गए हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न मुझे मिला तो मैं उसके YouTube में जो चैनल है उसमें आपको कमेंट में दे सकता हूँ। आपको कोई मिले तो आप भी दे सकते हैं। कोई मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है कि मैं भी सभी प्रश्न ढूंढ के लाऊं, और मैं ढूंढ के लाया भी नहीं है ना। मैं यूं भी नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ ढूंढ के आपके लिए लाया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लेट और बहुत काफ़ी समय बाद मैं आया हूँ। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।